यूएसएसआर मिलकर बना था 15 रिपब्लिक से, जो 1991 में कोलैप्स कर जाता है। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, और डिसइंटीग्रेशन के बाद भी किस तरह इस रीजन में टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहे, इन सभी टॉपिक्स को हम लास्ट कुछ वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में। पोस्ट कम्युनिस्ट से हमारा मतलब है उन कंट्रीज से जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, बट 1991 के बाद ये सभी कंट्रीज सोवियत सिस्टम से अलग हो चुकी थी। इसीलिए अब इन सभी कंट्रीज की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया के रिलेशन सभी कंट्रीज जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी और जिन्हें अब 1991 के बाद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज कहा जाता था, उन सभी के साथ काफी अच्छे रहे। बट इन सभी कंट्रीज में से अगर कोई ऐसी कंट्री थी जिसके साथ इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो वो थी रशिया। इन दोनों के रिलेशन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है। पर क्यों? तो इसके लिए अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन की हिस्ट्री बेस्ड है ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट पर। एग्जाम्पल के लिए, पास्ट में जब जब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुई, चाहे वो 1965 का वॉर हो या 1971 का वॉर, तो उस टाइम पर रशिया ने हमेशा इंडिया की हेल्प की है। इसीलिए दोनों कंट्रीज के रिलेशन बेस्ड हैं ट्रस्ट पर एज वेल एज कॉमन इंटरेस्ट पर। इसके अलावा इंडियन हीरोज जैसे कि राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक, ये नाम आपको रशिया और पोस्ट सोवियत नेशन के घरों में काफी कॉमन देखने को मिलते हैं। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में हिंदी सॉन्ग्स को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और इसका रीजन है कि इंडियन फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी वहाँ काफी ज्यादा है। आज भी अगर आप रशिया, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज में जाते हैं तो इन स्टार्स की पॉपुलैरिटी को देखा जा सकता है। इनके रिलेशन से जुड़ा दूसरा पॉइंट ये है कि रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। हम सभी जानते हैं 1991 से पहले वर्ल्ड में पावर के दो बड़े सेंटर थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। मींस वर्ल्ड बायपोलर था। बट 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन हो जाने से वर्ल्ड में पावर का सिर्फ एक ही सेंटर था, यूएसए। ऐसे में रशिया और इंडिया का विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, और ऐसा होने के लिए जरूरी है कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में किसी एक या दो पावर की जगह मल्टीपल पावर का एग्जिस्ट करना। दूसरा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी एक कंट्री पर अटैक सभी कंट्रीज के लिए थ्रेट माना जाता है, और इसीलिए जरूरी है कलेक्टिव रिस्पांस की। मीन्स सभी कंट्रीज का मिलकर रिस्पांस करना। देन ग्रेटर रीजनलिज्म, यानी रीजनल कोऑपरेशन। आपने शंघाई कोऑपरेशन और यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर सुना होगा, जो बेस्ड है रीजनल कोऑपरेशन और यूनिटी पर। इसके अलावा नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को समझौता कर सॉल्व करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑल द कंट्रीज। मीन्स जो भी कंट्रीज यूएसएसआर से अलग हो चुकी थी, उनकी अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी का होना। कोई भी कंट्री किसी और कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड हुए बिना ये डिसाइड कर सके कि उनकी फॉरेन पॉलिसी आखिर होगी क्या। मीन्स उन्हें किस कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने हैं और किसके साथ नहीं। एट लास्ट, decision making through bodies like UN should be strengthened, democratized and empowered. मीन्स यूएन जैसी बॉडी में डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लिया जाए, जिससे पावर का कंसंट्रेशन किसी एक कंट्री के हाथ में ना हो और सभी कंट्रीज को एम्पावर किया जा सके। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में से रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके रिलेशन इंडिया से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और इसका पता हमें चलता है इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001 के अकॉर्डिंग इन दोनों कंट्रीज के बीच करीब 80 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ये एग्रीमेंट बेस्ड थे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक डेवलपमेंट, मिलिट्री एटसेट्रा पर। अब स्पेसिफिकली बात करें इंडो रशिया रिलेशन के एडवांटेजेस की, तो वो कुछ इस तरह है। कश्मीर इशू, इस इशू पर रशिया का स्टैंड हमेशा इंडिया के फेवर में रहा है। हम जानते हैं कश्मीर हमेशा से ही इंडो पाक के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस वजह से जब ये इशू यूएन में पहुंचा तब रशिया ने हमेशा इंडिया के फेवर में वोट किया है। दूसरा, एनर्जी सप्लाईज। रशिया से इंडिया को बहुत से एनर्जी सप्लाईज मिलते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रशिया इंडिया से शेयर करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट,
रशिया के थ्रू इंडिया को सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो रशिया और इंडिया को कनेक्ट करेगा, और ये कॉरिडोर सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होकर गुजरेगा। एज वेल एज रशिया हमारी हेल्प करता है चाइना के साथ रिलेशन को बैलेंस करने में। इसके अलावा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन का फायदा केवल इंडिया को ही नहीं बल्कि रशिया को भी है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट करता है रशिया से। इंडियन मिलिट्री को अपने जितने भी हार्डवेयर मिलते हैं वो आते हैं रशिया से। इसके अलावा इंडिया जो कि एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, इसीलिए जब भी इंडिया में ऑयल क्राइसिस होते हैं तो ऐसे में रशिया हमेशा हमें सपोर्ट करता है। अब इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि वो रशिया, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को इंक्रीज करे। इसका एग्जाम्पल है तापी पाइपलाइन। इसमें शामिल कंट्रीज हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। मींस तुर्कमेनिस्तान से इंडिया में ऑयल को इंपोर्ट किया जाएगा और ये पाइपलाइन होकर निकलेगी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया तक। इसके साथ साथ बहुत सी इंडियन कंपनीज ने इन कंट्रीज की ऑयल फील्ड में भी इन्वेस्ट किया है। देन रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान एंड असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। मींस रशिया इंडिया के न्यूक्लियर प्लान और इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट करता आया है। फॉर एग्जाम्पल क्रायोजेनिक इंजन्स, जिसकी सप्लाई रशिया अर्ली 1990s में इंडिया को करता है। रॉकेटरी फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह इनकी सप्लाई करने में रशिया इंडिया की हेल्प करता है। ये इंजन GSLV रॉकेट के अपर स्टेज के लिए बहुत जरूरी थे, जिसे तैयार किया गया था इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। इसके साथ साथ इंडिया और रशिया ने बहुत से साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में भी कोलैबोरेट किया है। फाइनली अब हम आते हैं फ्लैशबैक पर, जहां हम जानेंगे इंडिया और USSR के रिलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। हम सभी जानते हैं इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने फॉलो किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मींस किसी भी गुट में शामिल न होकर अपना डेवलपमेंट करना, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड बायपोलर बन चुका था। इसीलिए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के सामने प्रॉब्लम थी कि वो USSR के साथ जाएं या USA के। तो ऐसे में इंडिया ने फॉलो किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बट कोल्ड वॉर के दौरान देखा गया कि इंडिया के रिलेशन USA के कंपैरिजन में USSR के साथ ज्यादा अच्छे थे। इसीलिए क्रिटिक्स का कहना था कि इंडिया पार्ट है सोवियत यूनियन के कैंप का। कोल्ड वॉर के दौरान इनके रिलेशन मल्टी डायमेंशनल थे, मींस अलग अलग डायमेंशंस पर बेस्ड थे, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल। अब जरा इन डायमेंशंस पर बात करते हैं। इकोनॉमिक, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने बहुत से चैलेंजेस थे, जिसमें से एक बड़ा चैलेंज था कि किस तरह यहाँ इंडस्ट्रीज को सेटअप कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। और ऐसा करने के लिए सोवियत यूनियन ने इंडिया को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड की, जैसे कि इंडिया के स्टील प्लांट भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में स्टैब्लिश किए गए, और मशीनरी प्लांट जैसे कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक्सेट्रा को सोवियत यूनियन की हेल्प से ही स्टैब्लिश किया गया। जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, तब सोवियत यूनियन ने ट्रेड करने के लिए इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट भी किया। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। कश्मीर इशू पर रशिया ने हमेशा UN में इंडिया की पोजीशन का सपोर्ट किया है। एज वेल एज 1971 में हुआ इंडो पाक वॉर में रशिया ने इंडिया को पूरा सपोर्ट किया है। ये वॉर था बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए। इसके अलावा समय समय पर क्रूशियल टाइम पर इंडिया ने भी सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी को पूरा सपोर्ट दिया है। देन आता है मिलिट्री। इंडिया ने ज्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर रिसीव किए हैं रशिया से, वो भी उस टाइम पर जब बहुत ही कम कंट्रीज इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का पार्ट बनने को तैयार थी। इंडिया और रशिया ने बहुत से एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जिसमें इन्होंने ज्वाइंटली बहुत से मिलिट्री इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस भी किया है। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो इंडिया ने रशिया से अक्टूबर 2018 में खरीदे 5 यूनिट्स ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। 5 में से 3 स्क्वाड्रन अभी इंडिया के पास हैं, जबकि 2 और आने बाकी हैं। इनकी डिलीवरीज को शेड्यूल किया गया है 2024 के एंड तक। लास्ट इज कल्चर। हिंदी फिल्म्स और इंडियन कल्चर सोवियत यूनियन में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, और आज भी इन कंट्रीज में इंडियन स्टार्स की पॉपुलैरिटी को देखा जा सकता है। लार्ज नंबर में इंडियन राइटर्स USSR को विजिट किया करते थे। अब अगर प्रेजेंट में आए तो हम सभी जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे वॉर के बारे में। जब UN जनरल असेंबली में इस वॉर को लेकर रशिया के द्वारा यूक्रेन पर किए गए अटैक को कंडेम करने के लिए रेजोल्यूशन लाया गया, तो ऐसे में भी इस रेजोल्यूशन पर इंडिया ने वोटिंग करने से अब्सटेन किया। और ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है,
इंडिया नहीं चाहता कि उसके रिलेशन रशिया के साथ खराब हो। तो ये थे इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के रिलेशंस, जिसमें स्पेसिफिकली हमने देखा कि इन सभी कंट्रीज में से इंडिया के रिलेशन किसी कंट्रीज के साथ अगर काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं तो वो है रशिया। इस वीडियो से रिलेटेड बाकी पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।